कोई इंसान पहले सजा काट चुका है या फिर वो पहले किसी मामले में बाइज्जत बरी हो चुका है, तो ये कैसे पता करें? तो यही सारी चीज बता रखी है आपकी सीआरपीसी के चैप्टर 23 बी के अंदर। तो सीखते हैं सीआरपी सेक्शन 298 से लेकर 299 तक, और ये चैप्टर आज आपका फिनिश हो जाएगा। देखिए क्या कहता है 298, प्रीवियस कन्विक्शन और एक्विटल हाउ प्रूफ, कि वो पहले से सजा भोग चुका है यानी कि पहले उसको सजा मिल चुकी है, या फिर वो पहले बाइज्जत बरी हो चुका है, एक्विटल हो चुका है। तो ये कैसे प्रूफ होगा, ये कैसे पता किया जाएगा? तो 3 तरह से पता लगाया जा सकता है जी। वैसे सेक्शन के अंदर आपको 2 तरह से बताया गया है कि 2 तरह से पता लगाया जा सकता है, और सेक्शन के अंदर बात एक ही कही गई है, लेकिन मैं 3 तरह के बताऊंगा, आप 3 ही लिखना। देखियो, जैसे मजिस्ट्रेट साहब है और ये हो गया आपका एक्यूज, जिसके ऊपर आरोप है, आरोपी। लास्ट में क्या होगा? लास्ट में या तो इसको एक्विटल किया जाएगा, बाइज्जत बरी किया जाएगा कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, या फिर इसको सजा दी जाएगी, इसको कन्विक्शन किया जाएगा कि हाँ इसके ऊपर जो आरोप लगे वो सच्चे आरोप लगे, हाँ इसी ने कांड किया था। तो ऐसा ही कुछ होगा ना। तो जो कोर्ट ये डिसीजन लेगी कि ये एक्विटल है या फिर ये कन्विक्शन है, तो कोर्ट के पास भी उस चीज का रिकॉर्ड होगा। यानी कि कोर्ट लास्ट में क्या करती है, कोई ना कोई ऑर्डर तो निकालेगी ही। तभी तो कह रहा हूं 2 तरह की बात बता रखी है। पहली बात तो यही बता दी कि जिस कोर्ट ने इसको या तो एक्विटल किया है या फिर इसको कन्विक्शन सिद्ध किया है, तो उस कोर्ट के पास भी इस चीज का रिकॉर्ड होगा। वो जो ऑर्डर होगा तो उस ऑर्डर की एक कॉपी, ओरिजिनल जो कॉपी कोर्ट के पास भी होगी कि हाँ हमने इस इंसान को उस टाइम पे, उस तारीख को, उस दिन क्या किया था, या तो एक्विटल किया था या फिर कन्विक्शन किया था। तो अब वो रिकॉर्ड कहाँ मिलेगा? तो कोर्ट का जो रिकॉर्ड रूम होता है, जहां पे जो रिकॉर्ड डिपार्टमेंट होता है, वहां पे मिलेगा। तो वहां से आप उसकी एक कॉपी ले सकते हैं, उस रिकॉर्ड की एक कॉपी। तो उस कॉपी से क्या प्रूफ हो जाएगा? ये प्रूफ हो जाएगा कि पहले उस इंसान को बाइज्जत बरी किया था, या फिर उसको कन्विक्शन किया था, या फिर उसको सजा दी थी। ये चीज प्रूफ हो जाएगी किससे? उस कॉपी से। लेकिन भाई वो कॉपी तो, ऐसी जजमेंट तो ऑनलाइन भी मिल जाती है ना। लेकिन वहां से क्यों जरूरी है? वहां से इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वहां से वो कॉपी मिली है ना, और उस कॉपी के ऊपर जो इंचार्ज होता है, जो रिकॉर्ड का जो इंचार्ज होता है, वो उस कॉपी के ऊपर अपने साइन भी करेगा। जैसे कोई कॉपी है, उसके नीचे अपने साइन भी करेगा। कौन? वो इंचार्ज, जो कोर्ट का जो इंचार्ज है, जो उस रिकॉर्ड रूम का जो इंचार्ज है, वो साइन करेगा कि हाँ ये कॉपी जो है मेरे द्वारा दी गई है। तो फिर जिस भी कोर्ट में वो लगाई जाएगी तो ये समझा जाएगा कि वो जो रिकॉर्ड की जो कॉपी है वो ओरिजिनल ही कॉपी है। लेकिन अगर आपने कहीं से ऐसे डाउनलोड कर ली तो क्या पता उस रिकॉर्ड में गड़बड़ कर रखी हो, डॉक्यूमेंट में गड़बड़ हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे उसके साइन होने जरूरी है, किसके? उस इंचार्ज के, उस कॉपी के ऊपर। तब उस चीज से ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ पहले इसको एक्विटल किया गया था या फिर कन्विक्शन किया गया था। यहां तक आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात के अंदर भी 2 तरह की बात कह दी, 2 तरह की ही लिखना आप, 1 और 2। वैसे बात एक ही बता रखी, मैं 2 बता देता हूं आपको। देखो क्या कह रखा है, ये बता दिया कि अगर उसको सजा मिली थी, इस एक्यूज को पहले सजा मिली थी, तो जेल में गया होगा। तो जेल में गया होगा तो इसका रिकॉर्ड जेल में भी होगा, और जेल में रिकॉर्ड किसके पास होगा? जो जेल का जेलर होता है, यानी कि जो जेल का इंचार्ज होता है। तो उस जेल के इंचार्ज से भी आप एक कॉपी ले सकते हैं कि भाई कोई ऐसा इंसान आपकी जेल में कब आया, क्यों आया, किस गुना के लिए आया, कौन से सेक्शन उसके ऊपर लगे हुए थे, कितने दिन के लिए उसकी सजा थी। तो सारा रिकॉर्ड आपको उस जेल के अंदर मिल जाएगा, और उस कॉपी के ऊपर भी जेलर के साइन। समझ गए बात? तो फिर क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये जो कॉपी है सर्टिफाइड कॉपी है, उस जेलर ने दी है कि हाँ मेरी जेल के अंदर कोई इंसान उस तारीख को आया था, और उसने उसके ऊपर ये धाराएं लगी हुई थी, ये उसके ऊपर जुर्म लगे हुए थे, और उस जुर्म की सजा उसको इतने दिन काटनी थी, और वो काट चुका था, और वो फिर बाइज्जत बरी हो गया सजा काटने के बाद। तो समझ में आई बात? तो उस कॉपी से क्या प्रूफ हो जाएगा कि वो सजा काट चुका है। और कोर्ट वाली कॉपी से क्या प्रूफ हो जाएगा कि या तो उसको एक्विटल कर दिया गया था कोर्ट ने, या फिर उसको सजा दे दी गई थी। यहां तक बात पल्ले पड़ी। तीसरी चीज कि जो डिलीवरी वारंट होता है, उससे भी ये प्रूफ हो जाएगा कि उसको सजा मिली थी। डिलीवरी वारंट, अरे सिखाया तो था फॉर्म नंबर 34, फॉर्म नंबर 35, 39, 40। ये नहीं सिखाया, ये आगे सिखाऊंगा। सिखाया नहीं था क्या पहले वाले सेक्शन के अंदर? 250 के अंदर नहीं सिखाया था कि अगर किसी के ऊपर कंपनसेशन लगा दिया और वो कंपनसेशन नहीं देता, तो फिर कोर्ट क्या करती? उसको 30 दिन के लिए टिकट काट देती उसकी जेल की। तो टिकट कैसे काटती? फॉर्म नंबर 35 के तहत, कि फॉर्म नंबर 35 भर के जेल में भेज दिया कि आपको इसको 30 दिन के लिए रखना है। ठीक है, क्यों रखना है? क्योंकि इसने कंपनसेशन नहीं दिया। तो वो जो फॉर्म नंबर जो 35 है, वो जो वारंट की कॉपी है, वो 35 नंबर फॉर्म वाली जो वारंट की जो कॉपी है, उससे भी तो प्रूफ हो जाएगा ना। क्या प्रूफ हो जाएगा? कि उसको 30 दिन की सजा मिली थी,
और सजा क्यों मिली थी वो चीज भी, और उसके ऊपर उसके नीचे तो मजिस्ट्रेट साहब के थप्पा भी लगा होता है, साइन भी लगे होते हैं। हो गया ना प्रूफ। इसी तरह फॉर्म नंबर 34 में भी मैंने आपको सिखाया था, वो जब सिखा रहा था आपको ये सेशन कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट, कि अगर वो किसी को ऐसे क्या कर देते हैं, कन्विक्शन सिद्ध कर देते हैं, तो जब फॉर्म नंबर 34 भर के उसकी टिकट काट देते हैं जेल की, कि भाई फॉर्म नंबर 34 जाके बड़ा क्या बोला रहा है, जेल के गेट पे दिखा दियो कि इसलिए आए हैं हम, तो उससे भी पता लग जाएगा, उस वारंट से भी पता लग जाएगा, और उस कॉपी से भी पता लग जाएगा कि पहले से उसने सजा काट चुका है, तो क्यों काट चुका है, क्योंकि यहाँ पे भी सारी डिटेल होती है, यहाँ पे भी सारी डिटेल होती है, यहाँ पे भी सारी डिटेल होती है, और यहाँ पे भी सारी डिटेल होती है कि उसको एक्विटल किया, कन्विक्शन किया। तो भाई इन बातों से क्या पता लगाया जा सकता है, कि ये पता लगाया जा सकता है कि पहले उसने कांड किया या फिर उसने कांड नहीं किया। अब इस चीज की जरूरत क्यों पड़ती है, तो सिखाया तो था 211 के अंदर, अगर कोई किसी के ऊपर आरोप लगाता है तो 211 के तहत आरोप लिखे जाते हैं। तो एक 7वां पॉइंट मैंने आपको वहां पे बताया था, याद हो तो, कि साहब इसने सेम कांड पहले भी कर चुका है रामखोर। तो भाई इसने पहले ये सेम कांड किया, इस चीज का क्या प्रूफ है, तो इस चीज का प्रूफ कहां से लेके आओगे, यहां से लेके आओगे। तो यहां से अगर आपको कोई कॉपी मिल जाती है तो वो चीज कोर्ट को दिखाइए, तो एक झटके में सिद्ध हो जाएगा कि उसने पहले ये कांड किया था, या फिर वो पहले एक्विटल हुआ था, कन्विक्शन हुआ था। तो ये चीज समझ में आई या नहीं आई मेरे को जरूर बताएं। ठीक है, कोई भी डाउट हो भाई। 299 रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, भाई एविडेंस का रिकॉर्ड लिया जाएगा इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज, एब्सेंस ऑफ एक्यूज, एक्यूज की गैर हाजिरी में, यानी कि ये लल्लूलाल नहीं है, फिर क्या लिया जाएगा, फिर रिकॉर्ड, फिर एविडेंस लिए जाएंगे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है भाई, हमने तो पिछले सेक्शन के अंदर ये सीखा था कि जो एविडेंस लिए जाएंगे वो तो एक्यूज की प्रेजेंस में लिए जाएंगे, यानी कि एक्यूज सामने खड़ा होगा। यहां लिख दिया किसकी एब्सेंस में भी लिए जाएंगे, तो ये क्या मैटर है भाई, तो ये मैटर नहीं है भाई, ये सिचुएशन है। ठीक है, देखिए दो तरह की सिचुएशन है, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो बिना एक्यूज के भी क्या ले लिए जाएंगे, एविडेंस ले लिए जाएंगे। जैसे ये प्रोसिक्यूशन हो गया और इसको कर देते हैं हम गायब, ये गायब है भाई। ठीक है, हमने सीआरपीसी सेक्शन 273 के अंदर क्या सीखा था, ये सीखा था कि जितने भी एविडेंस लिए जाएंगे वो एक्यूज के सामने लिए जाएंगे, भले ही मामला 376 का भी क्यों ना हो। 376 और अगर 18 साल से कम की लड़की का अगर मैटर है, तब भी जो एविडेंस लिए जाएंगे वो उस दरिंदे के सामने तो लिए जाएंगे, लेकिन लड़की को छुपा दिया जाएगा, ताकि, क्योंकि वो क्रॉस एग्जामिनेशन भी तो कर सकता है ना भाई, उसके पास में भी राइट है। अब उसका राइट भी नहीं छीन सकते, भले ही वो आरोपी हो। लेकिन यहां पे क्या लिख दिया कि एब्सेंस ऑफ एक्यूज, कि उसकी गैर हाजिरी में भी क्या लिए जा सकते हैं, एविडेंस लिए जा सकते हैं। अब वो है तो है ही नहीं। तो भाई दो सिचुएशन बना दी यहां पे। पहली सिचुएशन ये बना दी कि अगर एक्यूज जिसके ऊपर आरोप है वो फरार हो जाता है, भगोड़ा, वो भगोड़ा हो गया भाई, आ ही नहीं रहा, कोर्ट ने वारंट भी भेज लिया, पता लगा कि वो तो भाई सब छोड़ छाड़ के जा लिया जंगल में, फरार, भगोड़ा हो चुका है। या फिर कोर्ट को लगता है कि भाई अभी उसकी गिरफ्तारी मुमकिन है ही नहीं, यानी कि अभी उसकी गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती, लेकिन आज विटनेस खड़े हैं और जो परिवाद चल रहा है, जो कंप्लेन चल रहा है, यानी कि जो प्रोसिक्यूशन है उसके पास में जो विटनेस है वो उनकी गवाही करवाना चाहता है कि साहब उनकी एक बार गवाही करवा लो आप। ठीक है भाई, मामला तो वो तो भगोड़ा हो गया। तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगी, अब वो तो भगोड़ा हो गया, या फिर अगर उसकी गिरफ्तारी ऐसे अभी संभव नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगी, जो प्रोसिक्यूशन, जो उनके विटनेस है, उनकी गवाही ले लेगी, उनके बयान ले लेगी, उनके एविडेंस ले लेगी, क्योंकि ये तो लल्लूलाल है ही नहीं, क्योंकि ये भगोड़ा हो गया। सिचुएशन पहली भगोड़े की बनती है, तो भगोड़ा ही मन में रखना, फरार ही रखना। ठीक है, अगर वो भगोड़ा घोषित हो चुका है, भगोड़ा हो चुका है, फरार हो चुका है, या फिर उसकी ऐसी गिरफ्तारी संभव नहीं है, तब जितने भी विटनेस आए हैं उनके क्या ले लिए जाएंगे, उनके बयान ले लिए जाएंगे, और मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, उन बयानों को ऐसे, ये ले भाई, ठीक है, उन बयानों को ऐसे लिखते चले जाएंगे। किसके एब्सेंस में, एक्यूज के एब्सेंस में। क्यों, क्योंकि वो भगोड़ा हो चुका है। लेकिन कुछ दिन के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया, वो आ गया, आने के बाद कोर्ट ने बताया कि भाई आपके खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत आए हैं, ऐसे ऐसे लोगों ने बयान दिए हैं, उन विटनेस ने आपके खिलाफ ये बयान दिए हैं, ये एविडेंस देखे गए हैं। तो ऐसे में फिर ये भी तो कह सकता कि उनको बुलाओ, मैं उनका एग्जामिनेशन करना चाहूंगा, क्रॉस एग्जामिनेशन। अब इसके पास भी राइट है। लेकिन जिन्होंने गवाही दी, जिन्होंने एविडेंस दिए, अगर वो मर गए, कोई एक आदमी हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, या तो वो मर गए, समझ गए ना, टपक गए, या फिर उनका आना मुमकिन नहीं है, यानी कि उनके खर्चे इतने हैं कि भाई वो कोर्ट में नहीं आ सकते, या फिर वो ऐसे कोई अपाहिज हो गए हैं कि ऐसे कोर्ट में नहीं आ सकते, जैसे कोई कोमा में चला गया, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया,
तो यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, कोई ऐसी असुविधा होगी, कोई ऐसा तामझाम हो सकता है कि जिन्होंने गवाही दी अब उनको बुलाया नहीं जा सकता है, या तो मर चुके हैं, कोमा में जा चुके हैं, या फिर कोई और ऐसी सिचुएशन हो सकी है, या फिर उनके खर्चे बहुत ज्यादा हैं, बहुत दूर रहते हैं, जैसे बताया था ना पिछली क्लास के अंदर दिल्ली कन्याकुमारी वाला मैटर। तो ऐसे में फिर वो लोग जो मर चुके हैं, फिर जो ऐसे गायब हो चुके हैं, वो लोग जो उन्होंने जो गवाही दी थी, जो एविडेंस दिए थे, उन्हीं को ही सच माना जाएगा, उनको उन एविडेंस को सच माना जाएगा, उनको दोबारा नहीं बुलाया जाएगा। अब ये कह रहा है कि अब मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, तो भागा क्यों, पहले आता। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो गई है तो अब उन विटनेस को दोबारा नहीं बुलाया जाएगा, उन्होंने जो गवाही दे दी, उन्होंने जो एविडेंस दे दिए, उनको सच माना जाएगा और उन्हीं के आधार पर आगे कार्रवाई चलेगी जो उन्होंने कोर्ट में लिखवा रखे हैं। ठीक है, अब इसकी नहीं चलेगी। सीधी सी सिंपल सी बात पता लगी। देखो मैं फिर बता देता हूं, दो तरह की बात कह रखी है। पहली बात ये कह रखी है कि एक्यूज के बस की बिना इसके हाजिरी कैसे एविडेंस लिए जाएंगे। देखिए अगर ये भगोड़ा हो गया, फरार हो गया, तब अब ये तो हो गया, लेकिन जिसके साथ में कांड हुआ है उसको तो इंसाफ चाहिए, उसको तो न्याय चाहिए। अब उसके पास तो विटनेस पड़े हैं बेचारे के पास में, भाई आज मेरे पास विटनेस है, कल को क्या पता ये भी गवाही ना दे। तो ऐसे में फिर उन विटनेस की क्या करवा देगा, ये उनका ऐसे एविडेंस करवा देगा, उनकी ऐसी गवाही करवा देगा, क्यों, ये तो भगोड़ा हो ही चुका है भाई। तो ऐसे में कोर्ट उनको लिखती चलेगी। कल को अगर इसकी गिरफ्तारी हो गई, ये आ गया, कल के बाद 10 दिन 15 दिन 20 दिन जब भी ये आ गया, अब ये आके कह सकता है कि जिन्होंने मेरे खिलाफ गवाही दी उनका मैं क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता हूं। तो ऐसे में कोर्ट कह देगी भाई जिसने गवाही दी वो तो मर गया है, और जो उसने दी अब उसको सच माना जाएगा। या फिर भाई जिसने गवाही दी वो कोमा में जा चुका है और उसने जो कोर्ट में लिखवाया उसी को सच माना जाएगा। या फिर जिसने गवाही दी वो अब नहीं आ सकता भाई, वो बहुत दूर रहता है, तो उसने जो लिखवाया उसको सच माना जाएगा। तो बात आई समझ में लाडले। तो अब जो लिखवाया है उसी के आधार पे कार्रवाई होगी। तेरे पास तेरे बचाने के कोई तरीके हैं तो बता, नहीं फिर जेल में जा। ठीक है, वैसे तो भगोड़ा हो चुका है, तेरे ऊपर 174 ये तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, आईपीसी सेक्शन। समझ में आई बात। दूसरी बात ये कह दी कि अगर कोई एक व्यक्ति या एक से ज्यादा पर्सन, एक पर्सन या एक से ज्यादा पर्सन कोई ऐसा अपराध करके भाग जाते हैं जिसमें फांसी की सजा हो या फिर उम्र कैद की सजा हो, और किसी को भी नहीं पता, यानी कि अज्ञात लोग, कि ये कांड किसने किया कोई नहीं जानता। लाइक जो बड़े बड़े जैसे कोई किसी को गाड़ी के नीचे देखे ऐसे दर्द के चला गया, अब क्या पता भाई वो लाश पड़ी सड़क के ऊपर, कौन इसको दर्द के चला गया, इतनी बेरहमी से बारी बारी गाड़ी कभी आगे कभी पीछे ऐसे कर करके जान लेके चला गया। तो ऐसे में उम्र कैद की सजा, फांसी की सजा हो सकती है। वो फरार हो गया, अब किसी को पता ही नहीं है कि ये कांड किया किसने। तो ऐसे में हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट क्या करेगी, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को ऑर्डर देगी कि आप इस मामले की इंक्वायरी करो, जांच करो, और इस इंक्वायरी के लिए अगर किन्हीं लोगों की, यानी कि अगर विटनेस की ऐसी गवाही मिलती हो तो उनकी गवाही लो और ऐसी उनकी गवाही लिखो। समझ में आई बात, कि जैसे कोई मार के भाग गया पता ही नहीं चला, ऐसे हम कह देते हैं ना यार पता नहीं कौन मार के चला गया, अब नाम किसका ले, बाई नेम पता ही नहीं है कि ये कांड किया किसने। तो ऐसे में हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को ऑर्डर देंगे कि आप इस मामले की जांच करो, और इस जांच के दौरान अगर कोई ऐसा विटनेस है और अगर उसकी कोई ऐसी गवाही मिलती है, उससे ऐसे कोई एविडेंस मिलते हैं तो उसको लो और उसको लिखो। और अगर कल को ऐसे ही, यानी कि उन गवाही के बेस पे, उन विटनेस के आधार के ऊपर, उनके ग्राउंड्स के आधार पे, उन ग्राउंड्स पे क्या हुआ, अगर किसी को ऐसे पकड़ लिया, आरोपी पता लग गया कि शायद ये एक्यूज हो सकता है, ये एक्यूज है, क्योंकि जो गवाही मिली है पता लगा कि ऐसे कलर की गाड़ी थी, जैसे तो एक याद आ गया मेरे को एक केस, अभी बता देता हूँ। एक लेडीज थी और 4 लाइन जो अपना रास्ता होता है ना, वो घास, सिर के ऊपर घास लेके ऐसे जा रही थी, तो एक गाड़ी वाला आया और ये दौड़ के चला गया भाई, मर गई। ठीक है, तो ऐसे में जो मामला बना, अब वैसे तो 100 वो क्या बोलते हैं उसको, लापरवाही का मामला बन गया, लेकिन वो बाद में पता लगा था कि मामला जो था वो पर्सनल दुश्मनी का ही था, कुछ ऐसा करके। अब पता ही नहीं कि उसको कौन दौड़ के चला गया, तसल्ली से दौड़ी गई थी वो, बाद में पता लगा सीसीटीवी कैमरे से, एक बार नहीं 2-3 बार ऐसे ठोक के गया है तसल्ली से, फिर मारी, फिर बैक की गाड़ी, फिर मारा, फिर बैक की गाड़ी, ऐसा कुछ सीन था। तो भाई पता लगते लगते पुलिस पहुंच गई थी ऐसे टोल टैक्स के ऊपर, तो टोल टैक्स पे फिर वो रिकॉर्डिंग मिल गई थी, तो टोल टैक्स से रिकॉर्डिंग निकाली, भाई ऐसी गाड़ी के आगे से ठुकी पड़ी है गाड़ी, खून वगैरह जो दिख गए थे, फिर उस गाड़ी से नंबर ट्रेस करके गाड़ी का ऐसे पता लगाया गया था। तो ऐसे एविडेंस से पता लगाया कि हाँ ये एक्यूज है। ठीक है, खैर वो तो कोई सीसीटीवी का ऐसे रिकॉर्डिंग मिल गया, लेकिन अगर वहीं पे कोई संबंधित गवाह हो, कोई इंसान हो जो बता दे कि हाँ सर मैंने देखा था, कि मैंने गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया लेकिन मेरे को ये पता था कि सफेद कलर की गाड़ी थी।
ठीक है, फिर गाड़ी का कोई मॉडल बता दे कि हाँ गाड़ी का ये नाम था, गाड़ी के अंदर लेडीज बैठी थी या जेंट्स बैठा था। तो इस आइडिया से इंक्वायरी चलती गई, इंक्वायरी में पता लगा, विटनेस मिले, विटनेस से गवाही मिली, उन चीजों को लिखते चले गए। बाद में जब इसकी गिरफ्तारी हुई एक्यूज की, तब क्या हुआ, तब ये भी कह सकता है कि जिन्होंने मेरे खिलाफ में गवाही दी उनको बुलाओ, क्रॉस एग्जामिनेशन कराओ। और ऐसे में जिन्होंने गवाही दी यानी कि जो विटनेस है या तो मर चुके हैं या कोमा में जा चुका है, या फिर उसको बुलाना अभी ठीक नहीं, मतलब बहुत दूर रहता है, उसके खर्चे पे हो जाता है, या फिर भारत से बाहर जा चुका है, यानी कि विटनेस जो है आउट ऑफ इंडिया हो चुका है, भाई कनाडा गया है, वो तो गया ऑस्ट्रेलिया, अब उसको ऐसे नहीं बुलाया जा सकता। तो जो उसने लिखवाया उस चीज को क्या माना जाएगा, सच माना जाएगा, उसी के आधार पर फिर आगे कार्रवाई चलेगी। और अगर इसके पास कोई ऐसा है तो ये दे सकता है। और ये चीज तो मैं आपको पहले वाले सेक्शन के अंदर सारी सिखाई चुका हूं। तो भाई ऐसे इस सिचुएशन के अंदर एक्यूज की एब्सेंस में भी क्या लिए जा सकते हैं, एविडेंस लिए जा सकते हैं, और उन एविडेंस को सच कैसे कब माना जाएगा वो सिचुएशन भी मैं आपको बता चुका हूं। तो ये दोनों सेक्शन आपको समझ में आए या नहीं आए मेरे को जरूर बताएं, कोई डाउट हो तो जरूर बताएं। सीखते हैं 300 अच्छा सेक्शन है, सिंगल सीखते हैं वो, ठीक है। थैंक यू भाई।